नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। इसमें प्रश्न संख्या 31 क्या है? किन दो देशों के मध्य स्थानीय मुद्रा में कारोबार के लिए समझौता हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत और संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत और फ्रांस, सी फ्रांस और जर्मनी, या डी संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। उत्तर क्या हुआ? ए भारत और संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या देखते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहते हैं, के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। दोनों देश रुपए और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे। विश्व के किसी देश से भारत का यह पहला समझौता है। दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम यानी भारत के यूपीआई और यूएई के भुगतान प्लेटफॉर्म आईपीपी को आपस में जोड़ने को लेकर भी समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों की जनता को एक दूसरे देश में कार्ड लेन देन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने किस राज्य को सबसे अधिक बायोगैस प्लांट लगाने की मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। उत्तर क्या होगा? सी पंजाब। व्याख्या शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से अहम मानी जाने वाली गोवर्धन योजना के तहत कुल 79 बायोगैस प्लांट लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से सबसे अधिक 18 प्लांट पंजाब राज्य के लिए मंजूर किए गए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लिए 16 तमिलनाडु और 16 उत्तर प्रदेश में लगाने की मंजूरी दी गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार अभी 13 राज्यों में बायोगैस प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33 वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 का मेजबान देश निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ए भारत को, बी डेनमार्क को, सी जर्मनी को, डी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को। किसे? डी यानी संयुक्त अरब अमीरात को। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 का मेजबान देश यूएई संयुक्त अरब अमीरात को चुना गया है। COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेक के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को लागू करने और राष्ट्रों से अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए ग्लोबल स्टॉकटेक के परिणामों का उपयोग करने का आह्वान किया है। ये ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? ग्लोबल स्टॉकटेक का अर्थ सम्मेलन के उद्देश्यों और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में वैश्विक सामूहिक कार्यवाही का जायजा लेने से है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान से, साहित्य से, कला से या खेल से? किससे है? विज्ञान के क्षेत्र से। व्याख्या देखते हैं इसकी। विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आईआईटी रुड़की द्वारा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर कनिष्क विश्वास को दिया जाएगा। डॉक्टर विश्वास जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में रसायन इकाई में प्रोफेसर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार
विज्ञान सहित विभिन्न श्रेणियों के 5 पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें डॉक्टर आर.पी. सैनी को HRED हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवार्ड दिया जाएगा। CBRI रुड़की में मुख्य वैज्ञानिक प्रोफेसर DP कानूनगो को ASR आपदा निवारण पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत की दर से ब्याज देने की मंजूरी दी है? A 8.10%, B 8.15%, C 8.20% या D 8.25%। तो कितना है उत्तर? 8.15% यानी ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज देने की मंजूरी दी है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 में ब्याज की दर 8.10% थी। ब्याज दर में इस वृद्धि से EPF के सदस्यों को प्रति 1 लाख रुपए पर 50 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। इससे EPFO के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में वृद्धि के लिए भारत स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित करेगा, जिसकी विशेषताएं होंगी। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर मार गिराने में सक्षम होगी। नंबर 2, यह मिसाइल रक्षा प्रणाली में त्रिस्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होंगी। कूट देखते हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों सही हैं या D ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर क्या है? 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत स्वदेशी त्रिस्तरीय लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। 250 करोड़ डॉलर से अधिक की इस परियोजना से भारत ऐसी क्षमता वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जो इतनी दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के क्रम में IIT कानपुर की सहायता से विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टेबल जांच डिवाइस की विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस पोर्टेबल जांच डिवाइस को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। नंबर 2, इस डिवाइस से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन आदि की जांच केवल 1 मिनट में की जा सकती है। कौन से सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर A केवल 1, ऑप्शन नंबर B केवल 2, ऑप्शन नंबर C 1 और 2 दोनों या D ना तो 1 और ना ही 2। कौन सा होगा उत्तर? 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं। IIT कानपुर की सहायता से विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टेबल जांच डिवाइस कम वजनी होने के कारण कहीं भी ले जाना आसान है। IIT का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर SIIC अगले 3 महीने में इसे बाजार में उपलब्ध कराने की तैयारी में है। यह डिवाइस ग्रामीण क्षेत्रों में जांच व्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। दुनिया
का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत किस शहर में बनेगा? ए हैदराबाद में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता या डी नोएडा में? कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। व्याख्या क्या है? दिल्ली के सिनेवेस्टा में बन रहा युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। 3 मंजिला इमारत में कुल 950 कमरे होंगे। इस म्यूजियम में 8 थीमों पर आधारित 8 खंड होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को पेश किया जाएगा। संग्रहालय में प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्राचीन से मध्य युगीन से बदलाव का दौर, आधुनिक भारत, उपनिवेशी शासन, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और अन्य के शासन का ब्यौरा, स्वतंत्रता संग्राम और 1947 से अगले 100 साल जैसे खंड शामिल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कितने अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6? तो कितने अनुच्छेदों में संशोधन होगा? उत्तर 5 अनुच्छेदों में। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? व्याख्या देखते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधान मंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। देश में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ए 1973, बी 1963, सी 1955 या डी 1940? तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1973। व्याख्या देखते हैं। देश में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तब देश में 268 बाघ थे। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 थी, जो इनकी वैश्विक संख्या का करीब 75% है। 50 वर्ष पहले देश में 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब 53 हो चुकी है। इनमें संरक्षित वन क्षेत्र 18,278 है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बढ़कर 75,796 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। कार्बेट, राजाजी, पीलीभीत, दुधवा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 646 थी, जो 2022 में बढ़कर 804 हो गई है। मध्य भारत के पन्ना, सरिस्का और कान्हा रिजर्व में इस अवधि में बाघ 1033 से बढ़कर 1161 हो गए हैं। पश्चिमी घाट में हालांकि इनकी संख्या में गिरावट हुई है, पहले 981 से 824 हो गई है संख्या घटकर। चलिए, यहाँ पर आपके 10 प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम नए प्रश्नोत्तर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।